हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाई DC सर। इस चैनल पर निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन किया जाता है। पहले प्रीलिम्स परीक्षा के लिए क्रमबद्ध रूप से और आप सोशियोलॉजी को हमने क्रमबद्ध रूप से पढ़ा। चौथी यूनिट का ये 56वां लेक्चर है। लगभग हम 56-55 लेक्चर आप सभी को उपलब्ध करा चुके हैं। आज हम सामाजिक संरचना जो एक सोशियोलॉजी की महत्वपूर्ण अवधारणा होती है उस पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस पर आते हैं। मूल रूप से सिलेबस में दिया क्या है, हमें क्या पढ़ना है, ये याद होना चाहिए। सिलेबस में यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, सामाजिक संरचना और विकास। आगे लिखा हुआ है सुविधा प्रदाता और अवरोधक। ये तीन पॉइंट असली में एक ही पॉइंट है, ये एक ही सीक्वेंस की बात है। कहा यह जा रहा है कि सामाजिक संरचना विकास में सुविधा प्रदाता है या अवरोधक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। सामाजिक संरचना अगर एग्जामिनर को आपसे पूछनी होती तो वो केवल कहता है कि सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर में आती है समूह, संस्थाएं, संप्रदाय, ये सब आता है। लेकिन उसने हमसे कहा कि सामाजिक संरचना और विकास ये दोनों एक चैप्टर का नाम होता है। किसी भी चैप्टर का नाम हो सकता है कि मुझे सामाजिक संरचना तो नहीं पढ़नी है, लेकिन सामाजिक संरचना से विकास किस प्रकार होता है। सामाजिक संरचना जितनी मजबूत होगी उतना आसानी से या उतने सरलतम तरीके से विकास होगा। तो सामाजिक संरचना विकास के लिए सुविधा प्रदाता है या अवरोधक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। खैर, सिलेबस लिखने वाले ने कुछ गलतियां की करके इसमें कॉमा जबरदस्ती के लगा दिए हैं। इस कारण से इसका इंटरप्रिटेशन 99% शिक्षकों ने गलत किया और इसे गलत ट्रेंड में पढ़ा दिया है। संस्कृति भी इसी प्रकार का होगा अगला टॉपिक, लेकिन अभी हम सामाजिक संरचना पर ही बात करें। तो सामाजिक संरचना एक कॉन्सेप्ट होता है। आज के इस वीडियो में पहले हम सामाजिक संरचना ही पढ़ने वाले हैं। अगर ये पूरा टॉपिक एक साथ में पढ़ाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में तोड़ा है। पहले मैं केवल सामाजिक संरचना पर बातें करूंगा, सामाजिक संरचना क्या होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे विकास की। और फिर तीसरे इसी के दूसरे क्रम में, मतलब दूसरे वीडियो के सेकेंड पार्ट में ही, दूसरे वीडियो में ही हम बात करेंगे कि सामाजिक संरचना विकास में सुविधा देती है या मार्ग को रोकती है। और रोकती है तो कौन कौन सी चीजें हैं सामाजिक संरचना की जो की विकास को रोकती है। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए कि सबसे पहले हमें सामाजिक संरचना क्या होती है, इसे पढ़ना है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम समझे सामाजिक संरचना, लेकिन सामाजिक संरचना तो एक सोशल कॉन्सेप्ट है। उससे पहले एक छोटी इकाई हम समझ लेते हैं संरचना, फिर हम बाद में बात करेंगे सामाजिक संरचना की। संरचना जिसे हम आम भाषा में ढांचा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ढांचा कह सकते हैं। तो ढांचा या स्ट्रक्चर या बेस, इसे बेस भी कहा जा सकता है, लेकिन बेस थोड़ा डिफरेंस अर्थ भी दे दे, इसलिए हम स्ट्रक्चर या ढांचा ही कहें। इसे प्रारूप भी कह सकते हैं, मसौदा भी कह सकते हैं, ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, लेकिन वो सब उसके डबल मीनिंग अर्थ निकालेंगे, इसलिए सामाजिक संरचना या सामाजिक ढांचा आप शब्द यूज करें, दोनों सोशियोलॉजी की शब्दावली है। अब ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है तथा इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना। अगर मैं आपको संरचना समझा पाया या संरचना आपके दिमाग में सेट हो गई तो सामाजिक संरचना, क्योंकि अमूर्त उदाहरण है, ज्यादा टाइम नहीं लेगी समझने में। देखिए, मैं यहां एक फोटो बना लेता हूं। हमारे पास एक ईंट है, एक ईंट का फोटो हमने यहां बना लिया। ये जो ईंट है, ये ईंट का जो फोटो है, ईंट की जो ईंट मान लीजिए हमने एक बनाई यहां पे, और ये जो ईंट है, ये ईंट जो कि हम बना रहे हैं, मैं ईंट बनाता हूं, ये ईंट मान लीजिए कि यह है ईंट। ऐसे ही हमने रेत बना ली,
ऐसे ही हमने गिट्टी बना ली, और ऐसे ही हमने सीमेंट बना ली। ये हमारे पास 4-5 चीजें, हमने सरिये बना लिए, ये सरिये हैं, ये सरिया। तो हमारे पास ये जो चीजें हैं, या क्या कोई तत्व है, कोई चीज, कोई किसी वस्तु का निर्माण करती है? नहीं। लेकिन जब हम ईंटों को एक क्रमबद्ध तरीके से चूने या सीमेंट के साथ जोड़ना शुरू करते हैं तो एक दीवार बनती है, और ऐसे ही कुछ दीवारें जब बना दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं दीवारों को आपस में, तो एक घर बनता है। और घर की एक क्या होती है? संरचना। घर क्या है? एक संरचना है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी वस्तु क्या है? एक संरचना है। क्या है? उसके अंदर निहित होती है संरचना। जैसे मैं अगर यहां दूसरा उदाहरण ले लूं, अगर आपको घर का उदाहरण नहीं समझ आ रहा होगा तो आप ले लीजिए। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक बस ले लेते हैं। बस कैसी होती है भैया? तो ये बस बना लेते हैं हम, ये ठीक है, चलिए ये बस हो गई। अब बस जो है इसमें ये एक ड्राइवर हो गया भाई, और ये हैंडल को चला रहा है, और बाकी सब लोग सीट वाले बैठे हुए हैं पीछे। ये आपकी एक बस है। ये जो बस है या टेम्पो आपको जो भी दिखाई दे रहा हो, ये क्या किसी अकेली चीज से मिलकर बनी हुई है? नहीं, ये स्टेयरिंग से मिलकर बनी है, इसमें टायर भी है, इसमें बॉडी भी है, इसमें कांच भी है, इसमें गद्दे भी हैं, जो सीट पर लगे हुए हैं, सीट में लोहा भी लगा हुआ है। तो सीट, गद्दा, लोहा, ये सब चीजें मिल करके एक चीज का निर्माण, या एक उपयोगी चीज का, एक मानव उपयोगी वस्तु का निर्माण, मानव उपयोगी वस्तु का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं संरचना। तो इन सब से हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई भी वस्तु, भले से वो बस हो, घर हो, महल हो, या कोई वस्तु हो, जैसे ये पेन भी हो, या मेरे कपड़े हो, कपड़े भी, कपड़े में धागा भी लगा हुआ है, बटन भी लगी हुई है, कैनवास भी लगा हुआ है, कलर भी लगा हुआ है, सब कुछ है। तो बहुत छोटी छोटी इकाइयों से कोई भी वस्तु, बस, घर, महल, कोई भी वस्तु छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती है। और छोटी छोटी इकाइयां जब क्रमबद्ध रूप से एक निश्चित क्रम में जुड़ती हैं तो एक बड़ी चीज का निर्माण, एक बड़ी चीज का निर्माण करती है। और वो बड़ी चीज में जो इकाइयां जुड़ी हुई है उनके आपस में बनी हुई चीज को संरचना कहते हैं। हम इस पॉइंट पर थे, यहां से मैंने आपको समझाना शुरू किया, फिर से वहीं ले चलता हूं। हम सामाजिक संरचना समझने से पहले संरचना समझ रहे हैं। संरचना क्या होती है? फिर से एक बार, किसी भी वस्तु का बाहरी ढांचा या आवरण ही उस वस्तु की क्या कहलाता है? उस वस्तु की संरचना कहलाता है। जैसे ट्रेन की भी एक संरचना होती है, ऐसे ऐसे उसमें डब्बे जुड़े होते हैं, तो ट्रेन एक संरचना हो गई। उसके बाद उसमें डब्बे, इंजन, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमारे सामने क्या हो जाता है? ये एक संरचना हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये परिभाषा अब आपको समझ में आएगी। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं तथा इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। जैसे अगर कोई बस है तो उसकी सीट, स्टीयरिंग, सब में छोटी छोटी इकाइयां, संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से, तो छोटी छोटी चीजें, पहिया, टायर, उसकी स्टीयरिंग, उसका इंजन, उसकी चेन पॉकेट, सॉकेट, जो भी है, से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इंजन कहीं और जोड़ दूं, मैं चेन कहीं और जोड़ दूं, टायर कहीं और जोड़ दूं। व्यवस्थित रूप से संबंधित होती है तथा इन इकाइयों में स्थिरता भी पाई जाती है। जब तक वो वहां रहेगी तब तक वो पूरी संरचना मिलकर के काम करती रहेगी। जैसे इंजन निकाल के रख दिया, बस बंद पड़ जाएगी, टायर निकाल के रख दिए, बस बंद पड़ जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। तो ये चीज जो है, जैसे मैंने आपको एक घर का उदाहरण या एक फोटो लगा रखा है जिसमें घर का ढांचा बनाया जा रहा है,
तो उसके जो पिलर्स हैं, उसकी जो सीमेंट है, ईंट है, गिट्टी है, मुरम है, बालू है, जो भी चीज उसमें उपयोग हुई है वो उसकी इकाइयां हो गई। क्या हो गई? इकाइयां। उनके व्यवस्थित रूप से जुड़ जाने से क्या हो गया? व्यवस्थित रूप से जुड़ जाने से एक संरचना तैयार होती है जिसे हम संरचना या ढांचा कहते हैं। अभी इस बात को हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी भी समझ में ना आया हो, तो और एक नए तरीके से, अलग तरीके से समझो। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जिस प्रकार मैं एक मनुष्य हूं आप सबके सामने, और इस मनुष्य का निर्माण बहुत सारी चीजों से होता है। कान है, आंखें हैं, बाल है, चेहरा है, मुंह है, दांत है, हाथ है, हृदय है, किडनी है, लीवर है, पांव है, सब कुछ है। तो ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, ये क्या कहलाती हैं? तो इकाई कहलाती है। तो जब ये इकाइयां व्यवस्थित रूप से, क्या होता है? व्यवस्थित रूप से। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो नाक है वो यहां लगा लो, या आंख है जो ये पीछे लगा लो, हाथ जो है वो कहीं और लगा लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक व्यवस्थित रूप से। तो व्यवस्थित रूप से जब छोटी छोटी इकाइयां किसी निश्चित कार्य को करती है, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए जुड़ जाती हैं, तो उनसे बनी हुई जो चीज है उसे ही हम संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? जब छोटी छोटी इकाइयां, परिभाषा पे ध्यान दे लो, जब छोटी छोटी इकाई किसी निश्चित उद्देश्य से व्यवस्थित ढंग से जुड़े और एक निश्चित कार्य को करे, तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? संरचना। उनके मिलने से जो चीज बनती है, उनके मिलने से जो कुछ भी बनता है, वो क्या कहलाता है? संरचना कहलाता है। मुझे उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो शरीर की संरचना हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, मुंह इत्यादि, मतलब बहुत सारे अंगों से, इकाइयों से मिलकर बनी होती है। तो ये किसका, इस इतने कहानी से आपको एक चीज समझ लेनी है कि संरचना क्या होती है। मैं सामाजिक संरचना पे अभी नहीं जा रहा हूं, केवल संरचना क्या होती है ये समझो। संरचना अगर समझ में आ गया तो हर एक संरचना में 4 विशेषताएं पाई जाएंगी। कौन कौन सी? प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों या तत्वों या इकाइयों से होता है, हो ही रहा है। इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध पाया जाता है। ये इकाइयां अपने अपने में स्थिर रहती हैं। संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप से होता है, आंतरिक आकृति या स्वरूप से नहीं होता है। संरचना क्या होती है और उसकी 4 प्रमुख जो विशेषताएं जो हर संरचना में पाई जाती है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है, चरण है अगला हमारे दिमाग में इस बात को समझने का, वो है सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना क्या होती है ये समझते हैं। जिस प्रकार से किसी शरीर का या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार समाज की भी एक संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इतनी डीप में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि समाज जो है वो एक अमूर्त इकाई है। क्या होती है वो? एक अमूर्त इकाई। अमूर्त है क्योंकि क्या अमूर्त होती है ना। अमूर्त मतलब क्या होता है? अमूर्त माने जो दिखाई ना दे, जो सुनाई ना दे। जो अमूर्त माने की जो दिखाई ना दे, जो प्रत्यक्ष ना हो, प्रत्यक्ष रूप से होना लेकिन हो। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती लेकिन है, तो वैसे ही समाज दिखाई नहीं देता लेकिन है। तो समाज जो है क्योंकि एक अमूर्त अवधारणा है, उसकी भी क्या होती है? एक संरचना होती है। क्या होती है? संरचना होती है। अब उसी पे बात कर रहे हैं। जिस प्रकार सब वस्तुओं की, सभी भौतिक वस्तुओं की एक संरचना होती है, उसी प्रकार समाज की भी एक संरचना होती है और उसे ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों, पदों आदि से मिलकर बनी होती है। बहुत ध्यान से समझ लेना सामाजिक संरचना क्या होती है, वहां पहुंच चुके हैं।
सामाजिक संरचना क्या होती है भैया? जिस प्रकार सभी भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित संरचना होती है, उसी प्रकार एक अमूर्त इकाई समाज की भी एक संरचना होती है। यह अनेक इकाइयों जैसे परिवार, नातेदारी, विवाह, संघ, संस्था, समुदाय, समूह इत्यादि से मिलकर बनी होती है। इसी में नैतिकता है, इसी में मानक है, इसी में मूल्य है, इसी में प्रतिमान है। सब कुछ से मिलकर जो भी बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे सामाजिक संरचना कहते हैं, अर्थात समाज की संरचना कहा जाता है। तो अब क्योंकि सामाजिक संरचना तो क्या हो गई? एक अमूर्त इकाई होगी, दिखाई नहीं देगी। अब उसकी विशेषताओं पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले समाजशास्त्रियों की परिभाषा भी बताऊंगा। लेकिन और सरल शब्दों में समझाने के लिए मैं कुछ और बोल देता हूं ताकि और सरल अच्छे से समझ में आए। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? स्पेंसर नाम के एक समाज शास्त्री, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने पहली बार अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें इन्होंने किया में 1885 में इस शब्द का प्रयोग किया। और तब से एक नया कॉन्सेप्ट बना कि समाज की संरचना को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की संरचना समझने में फायदा देती है कि ये चीज कैसे बनी है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की वह व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो समाज विशेष में और एक समय में सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः सामाजिक संरचना से तात्पर्य व्यवस्थित ढांचे से है, अर्थात हमारी समाज द्वारा समाज में संस्थाएं हैं, नातेदारी है, संबंध है, मानक है, मूल्य है, प्रतिमान है, इन सब से मिलकर जो एक व्यवस्थित संरचना या व्यवस्थित चीज बनती है वही सामाजिक संरचना कहलाती है। यूं कोशिश मत करना कि सामाजिक संरचना या कोई चीज है जो रखी हुई है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि पूरी समाज ही अमूर्त उदाहरण दिखाई नहीं देगी। लेकिन क्योंकि समाज का एक निश्चित काम है और जिस भी चीज का कोई निश्चित काम होता है, जैसे एक और उदाहरण ले लो, पंखा। क्या है पंखा? पंखे में पंखुड़ी है, पंखुड़ी है भाई, उसमें एक मोटर लगी हुई है, उसमें वायर लगा हुआ है, उसमें कलर भी हो सकता है, उसमें फलाना ढिमाका 4-5 चीजें, वाइसर हो सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसका काम क्या है? हवा देना। क्या देना? हवा देना। तो यह हवा देने वाली जो भी चीज है उसे हम नाम तो पंखा दे दिए, लेकिन वो छोटी छोटी कुछ इकाइयों से मिलकर बनी हुई है। तो पंखे की क्या हो गई? एक संरचना हो गई। ये जो संरचना है, ये जो पंखा बना हुआ है जो मैंने आपके सामने बनाया, ये लो भाई एक पंखा बना दिया। तो ये जो पंखा है, ये पंखा क्या है? इसकी एक संरचना है। तो जैसे पंखे की एक संरचना है वैसे समाज की भी एक संरचना है, और समाज की जो संरचना है वो कुछ चीजों जैसे संस्थाओं, जैसे प्रतिमानों, जैसे मूल्यों, जैसे परंपराओं और समूह, संप्रदाय, इसमें धर्म भी आ जाएगा, धर्म आदि से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की यात्रा भी करनी है। सामाजिक संरचना किन किन चीजों से मिलकर बनती है? सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमान या क्रमबद्ध ढांचा है। खत्म। और सरल शब्दों में बोल दो कि सामाजिक संरचना 3 चीजें, समूह, संस्था, समुदाय और प्रतिमानों से मिलकर बना हुआ एक क्रमबद्ध प्रतिमान या ढांचा है। खत्म कहानी, इतना भी बोल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो पिछले वाले का परिभाषा पे आते हैं भाई। इसकी परिभाषा किसकी? संरचना की परिभाषा। अब संरचना की परिभाषा समझो। आर के मर्टन के अनुसार, ये कौन है? आर के मर्टन समाजशास्त्री, और वो क्या परिभाषा दे रहे हैं? सामाजिक इकाई की क्रमबद्धता और उसकी पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। बहुत ध्यान से सुन लेना।
आर के मर्टन क्या कह रहे हैं? मर्टन कह रहे हैं कि भैया सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्ध और उनकी परस्पर निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। बहुत कठिन परिभाषा होगी, थोड़ी सरल पे ले चलता हूं। कार्ल मैनहेम नाम के एक समाजशास्त्री, वो क्या कह रहे हैं? सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का एक जाल है जिसे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। दोनों ही कठिन परिभाषाएं मत याद करना, लेकिन अब सरल पे ले चलता हूं, सरल बता देता हूं। रेडक्लिफ ब्राउन बहुत अच्छे समाजशास्त्री और कितनी सरल परिभाषा कहते हैं, सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। कुल मिलाकर जब भी आप सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो आप में ये शब्द आने चाहिए। कौन कौन से? क्रमबद्धता हो या क्रमबद्धता ना हो तो इसके स्थान पर व्यवस्थित शब्द आए। व्यवस्थित रूप से इकाई एक शब्द आना चाहिए, ये जरूर है। इकाई आए, व्यवस्थित आए, और एक व्यवस्था जो बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं? संरचना। छोटी छोटी इकाइयों से, क्या बोलेंगे? छोटी छोटी इकाइयों से के व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध रूप से मिलकर जब किसी व्यवस्था का निर्माण होता है तो उसे ही संरचना कहते हैं। आपका ये पॉइंट या परिभाषा होनी चाहिए। मेकाइवर और पेज बहुत अच्छे समाजशास्त्री क्या कहते हैं? समूहों के बनने के विभिन्न तरीके के संयुक्त रूप को ही सामाजिक संरचना कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्री उनकी परिभाषाएं दिमाग में नहीं जा रही होंगी, लेकिन याद रखना मेकाइवर और पेज हमेशा संबंधों की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने समाज की परिभाषा क्या दी? सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? वो सामाजिक संबंधों के जाल को ही क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो ये हर परिभाषा फिर संबंध से जोड़ कर देते हैं। तो मेकाइवर और पेज क्या कह रहे हैं परिभाषा में? समूहों के बनने की विभिन्न तरीकों के संयुक्त रूप को ही सामाजिक संरचना कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। मेकाइवर और पेज दो शब्द, और इस परिभाषा में दो शब्द हैं, समूहों के बनने की प्रक्रिया और संयुक्त तरीके बनने के विभिन्न तरीकों। तो ये दो शब्द ले लो, समूहों के बनने की विभिन्न तरीकों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना। आगे बढ़ते हैं, अब हम सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताओं पे आते हैं। सामाजिक संरचना की कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं होती हैं। हमने वैसे 4 बेसिक विशेषताएं आपको पहले ही बता दी, लेकिन फिर भी अब सामाजिक संरचना की विशेषता, क्योंकि वो तो संरचना की विशेषता थी, जब भी कहीं संरचना की बात होगी वो 4 विशेषताएं जरूर पाई जाएंगी। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप को बोध कराती है। क्या कराती है? समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, टूट सकती है। भाई ये परिवार टूट सकते हैं, परिवार गायब हो सकता है कि कोई ये जो समाज है इसमें परिवार नाम की चीज गायब हो जाए, विवाह नाम की चीज गायब हो जाए, समूह नाम की चीज गायब हो जाए, मूल्य मानक नाम की चीज गायब हो जाए। अभी गायब हो ही रहे हैं, मूल्य खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सामाजिक संरचना ऐसी नहीं है कि अखंड हो, टूटी नहीं जा सके, टूट सकती है। आगे, सामाजिक संरचना अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। क्या है ये? अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप। सामाजिक संरचना में इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता कि नाक यहां लगा लें और कान यहां लगा लें, आंख यहां लगा लें और गला जो है वो यहां लगा लें, ऐसा नहीं हो सकता। क्रमबद्धता होनी चाहिए ना, तो एक क्रमबद्धता पाई जाती है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी संस्था या अवधारणा है। सामाजिक संरचना एक अमूर्त रूप या अमूर्त अवधारणा होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से होता है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक इकाई का एक पुनर्निश्चित स्थान और पद होता है ना भाई, गले का स्थान है, आंख का स्थान है, सबका एक निश्चित स्थान और पद होता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं जो उसे तोड़ते भी हैं। तो याद रखना, जोड़ने वाले तत्व भी पाए जाते हैं और तोड़ने वाले भी पाए जाते हैं। तो सामाजिक संरचना की अगर विशेषताएं, आपने स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आराम से एक बार रीड कर लेना। ये जो मैं जिन पर गोला करता हूं ये कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स को आप अपनी कॉपी में लिख करके इन्हीं को कोडिंग या कनेक्टिंग प्रोसेस से याद किया करो, नहीं तो पूरी बात याद नहीं रहने वाली है।
आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप, भाई स्वरूप भी होते हैं, तो सामाजिक संरचना के स्वरूप जो है वो चीज चीज पर डिपेंड है, वो देख लो पहले। सामाजिक संरचना के स्वरूप के बारे में एक समाजशास्त्री पार्सन्स, क्या है पार्सन्स ने एक थ्योरी दी और वो कहते हैं कि पार्सन्स ने सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना को 4 रूपों में बांटा। वो कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के मूल्य होते हैं और वो जो 4 प्रकार के मूल्य होते हैं उन्हीं से 4 प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। तो सामाजिक संरचना के 4 अंग या 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। तो अभी मैं पहले सामाजिक मूल्य बता रहा हूं, 4 प्रकार के कौन से सामाजिक मूल्य हैं। 4 प्रकार के मूल्य, पहला सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, ऐसा मूल्य जो हर समाज में पाया जाता हो उसे सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य कहा जाएगा। जैसे पाकिस्तान में भी ईमानदारी है, हिंदुस्तान में भी ईमानदारी है, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, सब जगह ईमानदारी नाम का मूल्य जो है वो पाया जाएगा। तो ईमानदारी नाम का जो मूल्य है जो कि सब जगह पाया जाता है, ये कैसा मूल्य हो जाएगा, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, जो सारे समाज में फैले होते हैं, उन सभी लोगों पर लागू होते हैं। उदाहरण सच्चाई, ईमानदारी सभी समाजों में उत्तम गुण माना जाता है, इसलिए ऐसे गुणों का एक जो चीज बनती है उसे हम सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य कहते हैं। दूसरा है विशिष्ट सामाजिक मूल्य, जो किसी एक विशिष्ट समाज में पाई जाते हैं। जैसे हिंदू समाज में पत्नी मानती है कि जो पति है वो उसका देवता है, ये एक मूल्य है। पति मानता है कि उनके बीच में जन्म जन्मांतर का संबंध है। अब ये मुस्लिम समाज में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, ईरान, इराक, अमेरिका में नहीं पाया जाता है। तो क्योंकि ये भारत में विशिष्ट रूप से पाया जाता है इसलिए इसे विशिष्ट सामाजिक मूल्य कहेंगे। विशिष्ट सामाजिक मूल्य क्या है भाई, जो किसी समाज विशेष तक ही सीमित होता है। जैसे पतिव्रत का आदर्श हिंदुओं में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। अगला है अर्जित सामाजिक मूल्य। कुछ ऐसे सामाजिक मूल्य होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अर्जित किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अर्जित सामाजिक मूल्य, जिनका संबंध व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए पदों से होता है। जैसे आप कलेक्टर बन गए, आपने परीक्षा देकर के उस चीज को प्राप्त किया ना, तो उस कलेक्टर के जो गुण या विशेषताएं जो हैं वो क्या हो गए, अर्जित विशेषताएं, अर्जित सामाजिक मूल्य। एक होता है प्रदत्त सामाजिक मूल्य, जिनका संबंध जन्म एवं परंपरा से होता है। जैसे अगर आपके पिताजी राजा हैं और आप भी उनके बेटे हैं, तो राजकुमार में जो मूल्य होंगे वे होंगे प्रदत्त सामाजिक मूल्य, अर्थात जो जन्म, वंश, परंपरा के कारण आपके अंदर हैं वे सब क्या कहलाते हैं, वे प्रदत्त मूल्य कहलाते हैं। तो पार्सन्स कहते हैं कि इन 4 प्रकार के मूल्य होते हैं, इसी आधार पर 4 प्रकार की सामाजिक संरचनाएं होती हैं। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्यों से बनती है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान या सामाजिक संरचना। विशिष्ट सामाजिक मूल्यों से बनते हैं सामाजिक अर्जित प्रतिमान या सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान संरचना। अर्जित सामाजिक मूल्यों से विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान या विशिष्ट जो है वो विशिष्ट प्रदत्त संरचना। प्रदत्त सामाजिक मूल्यों से विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, या इसी को सेम लिख दो, वर्ड टू वर्ड कॉमन है, जहां ये प्रतिमान शब्द लिखा है वहां आप संरचना भी लिख दोगे तो सेम टू सेम नई चीज बनेगी। पार्सन्स कहते हैं कि 4 प्रकार के मूल्य होते हैं और इन्हीं 4 से बनते हैं 4 प्रकार की संरचनाएं। आप ये याद रख लेना, सामाजिक संरचना के स्वरूप अगर आपसे पूछा जाए तो 4 प्रकार के स्वरूप होते हैं। डॉक्टर पार्सन्स या समाजशास्त्री पार्सन के अनुसार 4 प्रकार के सामाजिक मूल्य होते हैं। कौन कौन से वो आपने बता दिए, उन्हीं चारों से मिलकर बनते हैं 4 प्रकार की सामाजिक संरचना और उनके नाम इस प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सामाजिक संरचना के प्रभुत्व तत्व, कौन कौन से तत्व होते हैं, तो 3 तत्व से मिलकर बनती है। सामाजिक आदर्श, सामाजिक स्थिति और सामाजिक भूमिका, ये 3 प्रमुख तत्व होते हैं जिनसे सामाजिक संरचना को डिफाइन किया जा सकता है। आदर्शों में हम सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं कर सकते, आदर्शों के बिना हम सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं कर सकते। इन्हीं से व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित होता है। पहला पॉइंट याद रख लेना, सामाजिक आदर्श, तो उसकी भी डेफिनेशन याद हो। वे आदर्श जिनका समाज के प्रत्येक व्यक्तियों से पालन करने की अपेक्षा समाज करती है, उन आदर्शों को सामाजिक आदर्श कहते हैं। सामाजिक
इससे सामाजिक संरचना की लघुत्तम इकाई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई। यह समूह द्वारा व्यक्ति को दिया गया पद है। सामाजिक स्थिति क्या है? जैसे पिता, पिता एक स्थिति है। राजा, राजा क्या है? एक स्थिति है। तो सामाजिक स्थिति जो है वो समाज में पाई जाती है, सामाजिक संरचना में पाई जाती है। पहला सामाजिक आदर्श पाए जाते हैं, दूसरा सामाजिक स्थिति पाई जाती है, और तीसरा फिर सामाजिक भूमिका भी पाई जाती है। यह स्थिति यहाँ गत्यात्मक पहलू है। यहाँ सामाजिक जो संरचना है उसका गत्यात्मक मतलब चलते फिरते वाला पद है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आचरण का पता चलता है। भूमिका क्या होती है भैया? कोई व्यक्ति समाज की सेवा करे वो उसकी भूमिका है, कोई व्यक्ति समाज में चोरी करे वो उसकी भूमिका है। तो जो व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसकी भूमिका बन जाती है। से 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, प्रकार्य पर फोकस करना है। ये एग्जाम में आने जैसा प्रश्न है। सामाजिक संरचना है तो कोई ना कोई तो काम के लिए बनाई गई होगी, तो 2 कार्यों के लिए 2 प्रकार के काम करती है। सामाजिक संरचना के वे तत्व जो सामाजिक व्यवस्था को नया रखने में योगदान देते हैं या बनाए रखने में योगदान देते हैं, बनाए रखने में योगदान के देते हैं, वो प्रकार्य कहलाते हैं। मर्टन नाम के जो समाजशास्त्री हैं, मर्टन कौन है भाई? एक समाजशास्त्री जिनका नाम है मर्टन। तो मर्टन नाम के जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कह रहे हैं? 2 प्रकार के कार्य होते हैं भैया संरचना के। पहले कार्य को उन्होंने प्रकट कार्य और दूसरे को अप्रकट कार्य कहा। इसी को दूसरी भाषा में गोचर कार्य और अगोचर कार्य कह दिया जाता है। तो प्रकट या गोचर कार्य वे प्रकार्य जो बोधित एवं अभिजात तो होते हैं, जो सबको पता है कि ये करना है, ये ही करना है, वो क्या कहलाते हैं? प्रकट कार्य, जो दिखाई देते हैं। अप्रकट या गोचर कार्य, अगोचर कार्य क्या कहलाते हैं? वे प्रकार्य जो अवांछित एवं अनभिजात्य, अर्थात जो पता ही नहीं है कि वो अपने आप घटित हो जाते हैं ना, परिस्थितियों के कारण जो चीजें घटित हो जाती हैं उनको कहते हैं अगोचर या अप्रकट कार्य। तो जो पहले से डिफाइन है उन सब कार्यों को प्रकट कार्य, और जो डिफाइन ना है, जिनके जो अचानक होने वाली चीजें हैं, उनको अप्रकट कार्य कहा जा रहा है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो, कार्ल मार्क्स का नाम आप सबने सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने 2 प्रकार की संरचनाएं बताई हैं। पहला अधोसंरचना और अधिसंरचना। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि अधोसंरचना और अधिसंरचना का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो अधिसंरचना और अधोसंरचना का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था, क्योंकि हम सामाजिक संरचना पढ़ रहे हैं और सामाजिक संरचना में एक थ्योरी कार्ल मार्क्स की भी है। यहाँ खूब बहुत कुछ है पढ़ाने का, लेकिन क्योंकि मुझे मूल टॉपिक पता पढ़ाना है सामाजिक संरचना और विकास। सामाजिक संरचना कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब पूरी बात समझ पाओगे, इसलिए इतना समझा रहा हूं। तो अधोसंरचना और अधिसंरचना ये क्या है? सामाजिक संरचना के 2 स्वरूप। जहां बुनियादी संरचना की बात होगी तो उसे अधोसंरचना कहेंगे, और जहां सुपर स्ट्रक्चर की बात होगी वो उसे अधिसंरचना कहेंगे। ऐसा कार्ल मार्क्स ने संरचना के 2 प्रकार बताए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 नंबर में आने जैसा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्योंकि हमारा जो सिलेबस था, हमारा जो मूल पॉइंट है, हमारे सिलेबस में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हमारे सिलेबस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि जो सिलेबस है वहां क्या लिखा हुआ है? वहां पॉइंट लिखा हुआ है सामाजिक संरचना और विकास। क्या लिखा हुआ है? सामाजिक संरचना और विकास। मतलब केवल सामाजिक संरचना नहीं पढ़नी है, सामाजिक संरचना विकास कैसे करती है, वो विकास में सुविधा प्रदाता है या अवरोधक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन आप सभी को सामाजिक संरचना का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, इसलिए मैंने इतनी रामायण आपको इस वीडियो में बताई। सामाजिक संरचना क्या होती है, इस पर बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक संरचना के केवल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि सामाजिक संरचना के विशेषताएं बताओ, प्रकार्य बताओ, ऐसे नहीं क्वेश्चन होंगे। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी उसकी हो, ताकि हम आगे आने वाले एग्जाम्स के हर एक चीज को, पॉइंट्स को समझ सकें। तो आप सबने जो भी पॉइंट समझे हैं उन सबको अपने दिमाग में स्टोर रखना, क्योंकि अगला जो पॉइंट होगा, अगला जो चैप्टर होगा, वो इसी वीडियो के ऊपर बेस्ड होगा। हम आगे बात करेंगे सामाजिक संरचना विकास में किस प्रकार सहायक है,
वह विकास में सुविधा प्रदाता है कि अवरोधक है। इस तरीके से हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। चलिए, आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को सामाजिक संरचना नाम का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कभी नहीं कहता कि इसे शेयर करना, इसलिए शेयर करने की बात नहीं करता क्योंकि आपने देख लिया तो आपका भला हो जाए, आप फिर दूसरों का भला करते रहिएगा। लेकिन कमेंट इसलिए करने को कहा जाता है ताकि हमें पता चलता रहे कि हम जो समझा रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।